हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये ज्योग्राफी से रहने वाली है। और ये जो क्लास है ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम अपने देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझेंगे और साथ में उत्तर से दक्षिण का विस्तार समझेंगे और पूरब से पश्चिम का विस्तार समझेंगे। और साथ में हम इस क्लास में नदियों को भी समझने वाले हैं और साथ में हम जो ये पश्चिम घाट है और पूर्वी घाट है इसे भी समझने वाले हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं हमारे पड़ोसी देशों को भी समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, हमारा देश भारत, आइए समझते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है कि जो हमारा देश है, हमारा देश क्या है, बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश का जो नंबर आता है वो पूरे विश्व में कौन सा, 7वें नंबर का आता है। यानी 7वां सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हमारा है। अब अगर हम बात करें कि हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व का कौन सा देश है, रूस है। और रूस के बाद दूसरा कौन सा है, कनाडा है। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, कनाडा है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा चीन है। और चौथा कौन सा है, चौथा अमेरिका है। ठीक है, और पांचवा कौन सा है, पांचवा ब्राजील है। ठीक है, और छठा कौन सा है, छठा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, 6 बड़े देश जिनका क्षेत्रफल हमारे देश से क्या है, ज़्यादा है। और 7वां हमारे देश का नंबर आता है। और 8वें की अगर हम बात करें अर्जेंटीना, 9वें की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, 10वें की अगर हम बात करें तो अल्जीरिया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं। ठीक है, और उनमें हमारा देश कौन सा आता है, पूरे विश्व में 7वें नंबर का आता है। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो नंबर है विश्व में 7वां आता है और जनसंख्या के मामले में पहला आता है। ठीक है, तो यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। कौन, हमारा देश। हमारे देश के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं या हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भारत के उत्तर में क्या है, तो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं या शिखर है। ठीक है, और आगे है कि पश्चिम में अरब सागर, और भारत के पश्चिम में क्या हो जाएगा, ये अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर। तो यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, और पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर है। और अगर हम बात करें कि पूरब में क्या है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो ये भारत के पूरब में क्या हो जाएगी, ये बंगाल। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, और आगे है कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और भारत के दक्षिण में क्या है, ये हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भारत के क्षेत्रफल की, तो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और कक्षा 6 के एनसीईआरटी में कितना दिया है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना है, वो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और एग्जैक्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट है 3200, ठीक है, 14 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम का विस्तार, ये अगर हम बात करें कि ये कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण का कितना है, 3214 किलोमीटर है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूरब से और पश्चिम का जो ये विस्तार है ये कितना है, तो ये कितना 2900 किलोमीटर है। और एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो 2900
33 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस क्लास का जो महत्व है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने देश की स्थिति को समझने वाले हैं कि हमारा देश ग्लोब पर कहाँ है या विश्व में कहाँ पर है। ठीक है, अब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को क्या समझने वाले हैं, अपने देश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी हमारा जो देश है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको हमने जब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं वाली क्लास को समझा था उसमें बहुत अच्छे से समझा था, फिर भी एक बार क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, ये ग्लोब है, और ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, ये वाली जो रेखा है इस रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इस रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखा क्या कर रही है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और हमारा जो देश है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। यानी हमारा जो देश है वो लगभग कहाँ पर है, वो लगभग यहाँ पर है। ठीक है, आगे है कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वो लगभग क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी वो इस प्रकार से क्या है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा हो जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तर में जो है उस रेखा को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, आगे है दक्षिण से उत्तर का विस्तार। दक्षिण से उत्तर का विस्तार का मतलब हो जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और उत्तर का जो हिस्सा है भारत का वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी अगर हम इसे ग्लोब पर दिखाना चाहें, जहां पर हमने अपने देश का जो मानचित्र बनाया है, यानी दक्षिण का जो भारत का हिस्सा है ये कितना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बताया गया है, ये 8 डिग्री 4 मिनट बताया गया है, और जो ये वाला उत्तर का है, ठीक है, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, वो 8 डिग्री से और 37 डिग्री तक है। ठीक है, तो परीक्षा में ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये हमने क्या समझा, ग्लोब में समझा, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं पश्चिम से पूरब का विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट तथा पूरब। ठीक है, और आगे है कि 97 डिग्री 5 मिनट, ये भी क्या होने वाला है, पूरब होने वाला है। ठीक है, के बीच है, यानी यहां से लेकर ये पश्चिम अगर हम बात करें कि हम दोनों चीजों को पश्चिम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको भी पश्चिम पढ़ रहे हैं, इसको भी पश्चिम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो कहाँ है, वो नहीं, पूरब, पूरब, ये क्या होना है, ये पूरब होना है भाई। ठीक है, हमारा जो देश है वो कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये गलती से मैंने क्या बोल दिया था, यहाँ पर पश्चिम बोल दिया था, लेकिन भारत के जो दोनों के दोनों ये देशांतरीय विस्तार है ये कहाँ है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इसलिए इसे भी हम पूरब कहेंगे और इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम पूरब कहेंगे। ठीक है, यानी हमारा देश कहाँ है, लगभग इन दो देशांतर रेखाओं के बीच है। अब अगर हम यहाँ पर इन देशांतर रेखाओं को दिखाना चाहें तो हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये 0 डिग्री देशांतर हो जाएगी, या इसे क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, और हमारा देश अब कहाँ है, हम देख पा रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा हो जाएगी ये कौन सी, ये 68 डिग्री 7 मिनट वाली है, और ये वाली जो रेखा हो जाएगी ये कौन सी है, ये 97 डिग्री 25 मिनट वाली है। तो हमने अपने देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझा, तो हमारा देश कहाँ पर है, लगभग
यहां पर है, और यहां पर हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों समझा। इसको थोड़ा सा अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं, ठीक है। यानी जब हम अपने देश को ग्लोब पे समझ रहे हैं, तो ग्लोब पर अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है। ये वाली कौन सी रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती है। और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये वाली अक्षांश रेखाएं होती है। अब अभी हम देशांतर की बात कर रहे हैं, जो ये कैसे में है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ये वाली हो जाएगी कि हमारा देश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और इसी प्रकार से अगर हम अब अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 7 मिनट के बीच हमारा जो देश है इन अक्षांश रेखाओं के बीच है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि भारत का मानक समय कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यानी 82.5 डिग्री जो हमारे देश का क्या है, मानक समय है, ठीक है। और ये जो मानक समय ये कहाँ से लिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। तो ये भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इस स्लाइड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में क्या समझा था, भारत का उत्तर से और दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये कितनी थी, ये हमने समझी थी कि 32, ये हमने कितनी समझी थी, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, भारत के उत्तर से और दक्षिण की लंबाई हो जाएगी। और इसी प्रकार से पूरब से और पश्चिम के बीच की जो ये लंबाई है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है भारत के पड़ोसी देश। अब हम भारत के पड़ोसी देशों को समझने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप इस प्रकार की और डिटेल में थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की जो तैयारी है, ऑल सब्जेक्ट की जो थ्योरी क्लासें हैं, वो वहाँ पर कराई जा रही हैं, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग टीचर रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634, इस नंबर को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और कोर्स की जो हमारी फीस है, जैसे पेपर 2 एसएसटी की जो फीस है, वो कितनी है, 799 रहने वाली है। 799 आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, सीडीपी का भी, हिंदी का भी, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने इंग्लिश रखी है, इंग्लिश भी, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत रखी है तो संस्कृत भी, ठीक है। तो 799 में आपको ऑल सब्जेक्ट का कोर्स, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और साथ में आपको इस प्रकार के जो हमारे ये नोट्स है, ये भी आपको 799 में मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो भी ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम भारत के पड़ोसी देशों को समझने वाले हैं। 7 देश की स्थलीय सीमाएं भारत के साथ लगती है, यानी 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। स्थल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी भूमि से भूमि लग रही है। जैसे हमारा जो पड़ोसी है, उसकी जो ज़मीन है, उसकी ज़मीन का कुछ हिस्सा हमसे लगता है। इसी प्रकार से हमारे जो पड़ोसी देश है, उनसे हमारे ज़मीन का हिस्सा लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा कहते हैं, कि हम कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। साझा का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों की, इसके बीच की जो ये
सीमा होगी, तो ये दोनों की है, इधर हमारे देश के, इधर दूसरे देश की। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से वो 7 देश हैं। तो सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला अगर हम बात करें कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी स्थलीय सीमा लगती है, ये वाली। और इस स्थलीय सीमा का नाम क्या है? तो डूरंड है, डूरंड। ठीक है, तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो डूरंड है। इसी प्रकार से अगर हम भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये सीमा रेखा है, ठीक है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। ठीक है, ये भी हमने पिछले क्लासों में समझा था, जो हमारी एप्लीकेशन की क्लासें हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि चीन, और चीन के साथ जो हमारी ये वाली सीमा रेखा लग रही है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा है। इसी प्रकार से भारत और नेपाल के बीच भी सीमा रेखा है। ठीक है, तो तीसरा देश कौन सा हो जाएगा? तीसरा चीन हो जाएगा, चौथा कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, पांचवा कौन हो जाएगा? पांचवा भूटान हो जाएगा, छठा कौन हो जाएगा? छठा ये म्यांमार हो जाएगा, सातवां बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ लग रही है। तो पेपर में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। फिर ये भी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ नहीं लग रही है? तो 3 राज्य हमें ऐसे दिए जाएंगे जिनकी सीमा चीन के साथ लग रही है। जैसे अगर हम बात करें कि चीन के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल की भी लगती है, अपने उत्तराखंड की भी क्या है? चीन से सीमा लगती है, और साथ में सिक्किम की भी लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया जाएगा? 3 ऑप्शन इनमें से दिए जाएंगे जो हम हमारे द्वारा भी बताए गए। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बिहार। तो चौथा ऑप्शन बिहार दिया जाता है, बहुत बार दिया भी गया है पेपर में। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ किस किस राज्य की सीमा लगेगी, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की लगेगी, उत्तर प्रदेश की लगेगी, और बिहार की लगेगी, और साथ में यहाँ पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल की लगेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या है? अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या समझे? ये हमने 7 अपने ऐसे पड़ोसी देश समझे जिनकी सीमा हमारे देश से लगती है। ठीक है, अब 2 ऐसे पड़ोसी देश भी हैं जिनकी सीमा हमारे देश से तो नहीं लगती है, लेकिन वो समुद्र में क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उनमें से कौन कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका से भी एक प्रश्न, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? जल, ये भारत और श्रीलंका के बीच ये क्या है? जल है। तो कौन सी जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका जुड़े हैं? तो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ठीक है, तो बहुत बार यहां से भी क्या पूछा गया है? पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। या पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? पाक का मतलब हम पाकिस्तान समझ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में पाकिस्तान और भारत होगा, तो हमने पाकिस्तान और भारत को सही ऑप्शन नहीं मानना है। सही ऑप्शन क्या होगा? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। इसी प्रकार से जो मालदीव है, मालदीव भी क्या है? हमारा समुद्रीय पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक की चीजें हमने समझ ली है। आगे है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में वर्तमान समय में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य का तो आपको पता ही होगा कि 28 राज्य कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा क्या समझ लेंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेशों को समझ लेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये कौन सा है? ये लद्दाख है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये थोड़ा सा इस प्रकार से, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये J&K, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ये भी क्या है? ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। और इनको कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, इसके तहत इन्हें क्या थे? विशेष
कुछ दर्जे थे, ठीक है, वो हटा दिया गया, ठीक है। और इसी प्रकार से दो तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चंडीगढ़ है और यहाँ पर दिल्ली है, 4 हो गए। और पांचवा कौन सा है, पांचवा यहाँ पर दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप दादर नगर हवेली, ठीक है। ये 2020 से पहले 26 जनवरी 2020 से पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो ठीक है, 5वें नंबर का हमने समझ लिया, कौन सा, दमन और द्वीप दादर नगर हवेली, ये क्या हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया इसे। अब तो 5 हो गए। और छठे पे यहां पर कौन सा है, यहां पर लक्षद्वीप, यहां पर क्या है, लक्ष्य, ठीक है, यहां पर लक्षद्वीप है। और ये कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने समझ लिए। और यहां पर क्या है, फिर 7वें पे पांडिचेरी है, ठीक है, पांडिचेरी। और 8वें पे हो जाएगा, ये 7 समझ लिए। और 8वें पे यहां पर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने समझ लिया। ये हमने क्यों समझे, ये इसलिए समझे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो अरब सागर की ओर है। तो अरब सागर की ओर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा दमन और द्वीप दादर नगर हवेली, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बंगाल की खाड़ी की ओर की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की ओर कौन सा, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की ओर है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर की ओर है। और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है ऊपर के, इनमें से जो लद्दाख है, लद्दाख की जो सीमा है वो किससे लगती है, लद्दाख की सीमा चीन से लगती है और साथ में अफगानिस्तान से भी लगती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की सीमा किससे लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो 2 ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अपनी सीमा किसी दूसरे देश के साथ क्या करता है, साझा करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे देशों से नहीं लगती है, ठीक है। तो यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर एक प्रश्न इस प्रकार से भी यहां से बहुत बार पूछा गया है कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी देश से 3 तरफ से लगती है। तो ऐसा एकमात्र जो राज्य है वो कौन सा है, ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, ये यहाँ पर है। त्रिपुरा की जो सीमा है वो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 3 ओर से लगती है, यहाँ से भी लगती है, यहाँ से भी लगती है और यहाँ से भी लगती है, नीचे से भी, ठीक है। तो तीनों तरफ से इसकी सीमा किससे लगती है, त्रिपुरा की बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और असम की भी 2 तरफ से लगती है। असम की कहाँ से, एक तो यहाँ से असम जो राज्य है वो ये वाला हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से असम शुरू हो जाता है और असम यहाँ तक है। तो असम और यहाँ पर बीच में क्या है, मेघालय है, एक बार यहाँ से लगती है और दूसरी बार यहाँ से। तो असम की भी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है या सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य बना। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का नवनिर्मित राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। कब बना, 2 जून 2014 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है भौतिक विभाजन। अब हम अगर बात करें कि भारत के भौतिक विभाजन की, और भारत के भौतिक विभाजन में भी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो भारत का उत्तर वाला हिस्सा है यानी हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं उनके भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों को, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 श्रृंखला में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी वो 3 श्रृंखला है, पहली श्रृंखला में बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय को ही किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हिमाद्री के नाम से
ठीक है। किसे जाना जाता है हिमालय के कौन से हिस्से को, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है कि मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को ही हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा जो हिमालय का क्या है भाग है या श्रृंखला है, तो वो कौन सी है, शिवालिक। और शिवालिक क्या है, सबसे दक्षिण वाला हिमालय का भाग है, ठीक है। इसमें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे उत्तर वाला ये कौन सा हो जाएगा, ये बृहद हिमालय या हिमाद्री। और उसके बाद की जो ये पर्वत श्रेणियां हो जाएगी, ये कौन सी, मध्य हिमालय या हिमाचल। और उसके बाद ये कौन सी हो जाएगी, शिवालिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी या श्रृंखलाएं हो जाएंगी, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं का मतलब क्या होता है कि जो पर्वत क्या होती है, व्यवस्थित क्रम में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, ये शिवालिक वाली हो जाएगी, ठीक है। और शिवालिक क्या है, सबसे दक्षिण वाली है। और शिवालिक के दक्षिण में क्या है, शिवालिक के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान है, ठीक है। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अब हम तीनों पर्वत श्रेणियों को क्या करने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। आगे है बृहद हिमालय, समझते हैं। सबसे उत्तर में स्थित है, तो जो बृहद हिमालय है सबसे उत्तर में स्थित है, जो कि हमने अभी समझा भी था, ठीक है। श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो ये पेपर में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला में है, तो जो बृहद हिमालय है, या इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिमाद्री या बृहद हिमालय में जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। कहाँ, बृहद हिमालय या हिमाद्री में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमाद्री के दक्षिण में, बिल्कुल हिमाद्री के दक्षिण में है, और शिवालिक के उत्तर में है। तो ये कौन से की बात कर रहे हैं हम, मध्य हिमालय के, ठीक है, में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थान यहाँ स्थित है, कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में की बहुत लोकप्रिय पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है शिवालिक। अब हम शिवालिक को समझने वाले हैं। ये हिमालय का क्या है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, कि जो हिमालय है, हिमालय की जो ये सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, शिवालिक है, ठीक है। और शिवालिक के जो दक्षिण में है वो क्या बताया जा रहा है, वो भारत का उत्तरी मैदान, की जो भारत है, उत्तर भारत। उत्तर भारत का मतलब क्या हो जाएगा कि भारत का उत्तर वाला हिस्सा, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, या उत्तराखंड की बात करें, या बिहार की बात करें, या झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के जो मैदान है वो शिवालिक के क्या है, दक्षिण में है, ठीक है। आगे की यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र या उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बनाए जाते हैं। यानी कि इन मैदानों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया जाता है, कि जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनके द्वारा जो अपने साथ जलोढ़ लाया जाता है, यानी उनके साथ जो पहाड़ों से अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी को लाया जाता है मैदानी क्षेत्रों में, उन कंकड़ पत्थरों को या उन मिट्टियों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इससे क्या बने हैं, तो इससे उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, ठीक है। ये मैदान क्या होते हैं, कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं। आगे है कि यह कारण है कि इन मैदान में जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है, या मैदानों में क्या है, जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है। आगे है कि विंध्या एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदियां बहती है, ठीक है। इसे हम नीचे वाले स्लाइड में अच्छे से समझेंगे।
आगे है विंध्या एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदियां बहती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी और ये सतपुड़ा की हो जाएंगी, और इसी के बीच से क्या निकलती है, नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल नहीं अरब सागर की ओर गिरती है। इनका जो मुहाना है वो कहाँ है, अरब सागर की ओर है। तो पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका मुहाना अरब सागर की ओर है, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और उत्तर में जो सिंधु नदी है ये भी कहाँ गिरती है, ये भी अरब सागर की ओर गिरती है। ठीक है, उत्तर भारत में सिंधु नदी, और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में जो नर्मदा और ताप्ती है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर की ओर गिरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये कहाँ से होकर निकलती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच से होकर निकलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है यह पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। ये क्या है, पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। आगे है जो अरब सागर की ओर गिरती है, या इनका मुहाना कहाँ है, अरब सागर की ओर है। ठीक है, आगे है कि पश्चिम में पश्चिम घाट सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। कि पश्चिम में क्या है, कि पश्चिम में ये वाला कौन सा घाट है, ये पश्चिम घाट है। ठीक है, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पूरब में क्या है, कि पूरब में ये वाला पूर्वी घाट हो जाएगा, इसे महेंद्रगिरी के नाम से या महेंद्र पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट को किस नाम से, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, और पूर्वी घाट को महेंद्र पर्वत या महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट है ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ये वाला पश्चिम घाट हो जाएगा और ये वाला पूर्वी घाट हो जाएगा। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं पर मिल रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सीटेट यूटेट दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं पर मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि पूरब की ओर बहने वाली नदियां, कि जो पूरब की ओर बह रही है, ठीक है, उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इन नदियों को भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अभी हम किन नदियों की बात कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले हमने महानदी की बात करी, तो ये भी कहाँ गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गोदावरी, तो गोदावरी जो नदी है वो ये वाली हो जाएगी, और ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, आगे है उसके बाद जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और इसका भी जो मुहाना है वो भी कहाँ है, वो भी बंगाल की खाड़ी की ओर है। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी ये कावेरी नदी है, और कावेरी नदी भी क्या है, ये भी कहाँ गिरती है, इसका मुहाना भी कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो जो ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, या जितनी भी नदियाँ कहाँ बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। और जो ये पश्चिम वाली जो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लास को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे है ये हमने समझ लिया। आगे पूरब की ओर बहने वाली नदियां, ये भी हमने समझ लिया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से और पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो हम इसके बाद समझेंगे, जब थोड़ा सा हम ये थ्योरी क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे, समझेंगे कि और यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार इसे क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यह नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा
का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ? जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिर रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा। तो ये पेपर में बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन से दो नदियों के मुहाने पर है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो मुहाना है वहां पर कौन सा? सुंदरबन डेल्टा है। तो ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि भारत में दो द्वीपीय देश, ठीक है, या द्वीपीय समूह हैं, देश नहीं, दो द्वीपीय समूह, या हम जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो हमने मैप में समझा भी था कि ये कौन सा हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये हमने समझा भी था। आगे है लक्षद्वीप समूह अरब सागर। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है, ये हमने समझ लिया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि इस मैप से आपको और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे? थोड़ा सा जूम कर लेंगे ज़्यादा। अब हम समझने वाले हैं कि और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है, अभी हम पहले कर्क रेखा को बना लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से कर्क रेखा है। कर्क रेखा के मतलब कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? तो कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, और पेपर में इनका क्रम भी बताया गया है कि जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके क्रम को बताया गया कि बताइए कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम बताइए। तो सबसे उत्तर में कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी, और उसके बाद विंध्याचल हो जाएगी, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में यहाँ पर क्या है? महादेव की पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, और सतपुड़ा के बाद की अगर हम बात करें कि जो अजंता की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इसके बाद हो जाएगी। तो इनका चार का क्रम क्या हो जाएगा सही? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता की पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमने अभी जानी थी, गोदावरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि और यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन से दो नदियों के मुहाने पर है? तो हमने समझा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, और अगर हम बात करें कि और प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो ये कच्छ की कहाड़ी पूछा जा सकता है कि कच्छ की कहाड़ी कहाँ है? तो ये गुजरात के जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये कच्छ की कहाड़ी हो जाएगी। और ये खंभात की कहाड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा और पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो एक अगर हम बात करें कि जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हो जाएगा? ये कोंकण तट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये कोंकण तट हो जाएगा, कोंकण। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट कहाँ है? ये अरब सागर की ओर है। और ये कौन सा हो जाएगा? ये मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, तो मालाबार तट से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए मालाबार तट कहाँ है? तो मालाबार तट कहाँ है? ये भी अरब सागर की ओर है। इसको हम इस प्रकार से मालाबार तट को हम, ये कोंकण तट को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो ये बंगाल है, नहीं, खंभात की खाड़ी है, खंभात खाड़ी के नीचे कौन सा है? कोंकण तट है। और जो मालाबार तट है, मालाबार तट को हम इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मालदीव देश है। मालदीव देश के इधर को कौन सा तट हो जाएगा? तो ये मालाबार तट हो जाएगा, और मालाबार तट हमारा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये भी, और एक ये, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये उत्तरी सरकार हो जाएगा। सरकार। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें कि इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है, इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि इस तट का नाम क्या है। और इस तट की अगर हम बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल हो जाएगा, कोरोमंडल तट।
ठीक है। तो इन तटों से भी बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और साथ में हमने ये तो समझा ही था कि जो पश्चिम घाट है नहीं, हाँ, जो पश्चिम है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, और जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है। और फिर इनके क्रम को भी पूछा जा सकता है। और सिंधु नदी भी कहाँ पर गिरती है? तो ये भी अरब सागर की ओर गिरती है, यानी इसका मुहाना भी कहाँ है? तो अरब सागर की ओर है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में अगर आप डिटेल में हर सब्जेक्ट की का कोर्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।